इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं होती। वो दरअसल स्वाभिमान, आज़ादी और इंसान के कभी ना हारने वाले जज्बे की मिसाल बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त एक महागाथा में उतरने वाले हैं। ये कहानी है मेवाड़ के सदियों पुराने राजपूत राज्य और उस ताकतवर मुगल साम्राज्य के बीच चले लगभग 200 साल के लंबे संघर्ष की, जो उस वक्त पूरे भारत पर अपनी पकड़ बना रहा था। ये सिर्फ दो सल्तनतों की टक्कर नहीं थी, नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग सोच का टकराव था। जहां एक तरफ एक बहुत बड़ा फैलता हुआ साम्राज्य था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य जिसने अपनी पहचान, अपनी आज़ादी को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं दिया। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये सम्मान के लिए थी, अपनी विरासत को बचाने के लिए थी और अपने वजूद को बनाए रखने के लिए थी। और इस जंग ने आने वाली सदियों के लिए हिंदुस्तान के नक्शे और उसकी रूह को एक नया आकार दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 16वीं सदी का भारत। एक तरफ है मुगल, जो मध्य एशिया के मैदानों से एक तूफान की तरह आए हैं। उनके पास है एक नई तरह की जंग की तकनीक, बारूद की ताकत और एक ऐसी जिद जो हर हाल में जीतना चाहती है। और इसी के दम पर वो एक एक करके भारतीय राज्यों को अपने विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना रहे हैं। दूसरी तरफ अरावली की पुरानी पहाड़ियों के बीच बसा है मेवाड़, एक ऐसा राज्य जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं, जिसके राजा खुद को सूर्यवंशी कहते हैं और जिनके लिए आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि उनका धर्म है, उनकी पहचान है, उनके जीने की वजह है। जब हिंदुस्तान के ज़्यादातर राजे रजवाड़े या तो मुगलों की ताकत के आगे सिर झुका रहे थे या फिर उनसे हाथ मिला रहे थे, मेवाड़ एक चट्टान की तरह बिल्कुल अकेला खड़ा रहा। तो ये टकराव सिर्फ तलवारों का नहीं था, ये दो अलग अलग नज़रियों का भी था। एक नज़रिया जो पूरे देश को एक साम्राज्य के नीचे लाना चाहता था, और दूसरा जो अपनी छोटी सी रियासत की आज़ादी और अपनी अनोखी संस्कृति को हर कीमत पर बचाए रखना चाहता था। और इसी टकराव की आग से निकले हैं इतिहास के कुछ सबसे बड़े योद्धा, कुछ सबसे दर्द भरे बलिदान और कुछ ऐसी कहानियां जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। देखिए, ये जो लगभग 182 साल का लंबा और पेचीदा संघर्ष है ना, इसे समझने के लिए ये टाइमलाइन एक नक्शे की तरह काम करती है। कहानी शुरू होती है 1526 में, जब बाबर पानीपत में जीतकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखता है, और आते ही उसका सीधा सामना होता है मेवाड़ की ताकत से। फिर आता है हुमायूं का दौर, जहां मेवाड़ से दोस्ती का एक सुनहरा मौका हाथ से निकल जाता है। इसके बाद आता है अकबर का जमाना, एक ऐसा शहंशाह जो हर हाल में अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था, और मेवाड़ ने उसकी इस कोशिश का सबसे मजबूती से सामना किया। अकबर के बाद जहांगीर के दौर में एक नया मोड़ आता है। सालों की लड़ाई के बाद दोनों तरफ की थकावट एक सम्मानजनक समझौते की वजह बनती है। शाहजहां के वक्त में एक लंबी शांति रहती है, लेकिन ये शांति भंग होती है औरंगजेब के आने के साथ। औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने उस पुरानी दुश्मनी की आग को फिर से हवा दे दी, और यही इस कहानी का आखिरी बड़ा अध्याय बना। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगता है और ताकत का पल्ला हमेशा के लिए बदल जाता है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये कोई एक जंग नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली एक कहानी थी, जहां हर नए बादशाह और हर नए महाराणा के साथ इस रिश्ते की तस्वीर बदलती रही। तो चलिए अब इस महागाथा के सबसे पहले और सबसे जोरदार अध्याय में चलते हैं। ये वो पल था जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो जबरदस्त शख्सियतें और दो अलग अलग सपने पहली बार जंग के मैदान में टकराए। एक तरफ थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मध्य एशिया से आए थे, एक ऐसा शहजादा जिसने अपनी किस्मत और तलवार के जोर पर काबुल से दिल्ली तक एक नए साम्राज्य की नींव रखी। वो अपने साथ जंग का एक नया तरीका और तोपों की वो ताकत लेकर आया था जो यहाँ किसी ने देखी नहीं थी। और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महान शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सब महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। सांगा सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वो उस वक्त पूरे राजपूताना के सबसे ताकतवर राजा थे। उन्होंने पाती पेरवन की परंपरा के तहत लगभग सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया था। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये इस बात का फैसला करने वाली जंग थी कि उत्तर भारत पर किसका राज होगा, और इसका नतीजा आने वाली 2 सदियों का इतिहास लिखने वाला था। खानवा की उस बड़ी और निर्णायक जंग से ठीक पहले एक छोटी लेकिन बहुत ही अहम लड़ाई हुई, जिसने मुगल सेना के हौसलों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। बात है फरवरी 1527 की। आगरा के पास बयाना के किले पर कब्जे के लिए महाराणा सांगा की राजपूत फौजों का सामना बाबर की एक छोटी टुकड़ी से हुआ। इस लड़ाई में राजपूतों के पारंपरिक जोश और बहादुरी के सामने मुगल सैनिक टिक ही नहीं पाए। उन्हें एक बहुत बुरी और शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इस जीत की खबर जैसे ही राजपूत खेमे में पहुंची, वहां जश्न का माहौल बन गया।
उनका हौसला 7वें आसमान पर था। लेकिन दूसरी तरफ बाबर के खेमे में इस हार ने एक गहरा डर पैदा कर दिया। बाबर के सैनिकों ने राजपूतों की बहादुरी के किस्से तो सुने थे, पर अब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि उसके सैनिक इतने डर गए थे कि उन्होंने आगे लड़ने से मना करना शुरू कर दिया था। बयाना की इस हार ने बाबर को यह साफ कर दिया था कि हिंदुस्तान पर राज करना उतना आसान नहीं होगा, और महाराणा सांगा एक बहुत बहुत मुश्किल दुश्मन थे। बयाना में मिली हार के बाद बाबर समझ गया था कि अगली लड़ाई करो या मरो की लड़ाई होगी। 17 मार्च 1527 खानवा का मैदान। इतिहास की दो सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने थीं, और उनके लड़ने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। महाराणा सांगा की ताकत थी उनकी बहुत बड़ी सेना और उनके सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी। उन्होंने पाती पेरवन की पुरानी राजपूत परंपरा को निभाया, जिसके तहत राजपूताना के लगभग सभी बड़े राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ इस महायुद्ध में शामिल हुए थे। उनकी रणनीति सीधी थी, दुश्मन पर सामने से पूरी ताकत से हमला करना। वहीं दूसरी ओर बाबर अपने साथ एक बिल्कुल नई तकनीक लेकर आया था, जो उसने मध्य एशिया की लड़ाइयों में सीखी थी। उसने तुलुगमा नाम की रणनीति अपनाई, जिसमें सेना को कई हिस्सों में बांटकर दुश्मन पर किनारों से और पीछे से एक साथ हमला किया जाता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार उसका तुर्क का इक्का था, उसका तोपखाना, जिसे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे तुर्क माहिर चला रहे थे। ये एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना करने का अनुभव राजपूत सेनाओं के पास बिल्कुल नहीं था। खानवा की लड़ाई का नतीजा हिंदुस्तान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरू में तो राजपूतों का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे ही बाबर ने अपनी तोपों का मुंह खोला, जंग की पूरी तस्वीर ही बदल गई। तोपों के गोलों और तुलुगमा रणनीति के घातक हमले के सामने राजपूतों की पारंपरिक बहादुरी काम नहीं आई। लड़ाई के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर महाराणा सांगा को एक तीर लगा और वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें मैदान से हटाना पड़ा, जिसके बाद राजपूत सेना में अफरा तफरी मच गई। बाबर की जीत पूरी और निर्णायक थी, पर यह सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, इसके असर बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस एक हार ने उस महान राजपूत महासंघ को हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया, जिसे सांगा ने बड़ी मेहनत से बनाया था। इसने उत्तर भारत में मुगल शासन की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया कि फिर उन्हें हिलाना नामुमकिन सा हो गया। और सबसे बड़ी बात, यहीं से मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच उस लंबे, कड़वे और खूनी संघर्ष की असली शुरुआत हुई। राजपूत संघ भले ही टूट गया हो, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान नहीं टूटा था। उसकी आज़ादी की लौ बुझी नहीं थी, और यहीं से उस जबरदस्त प्रतिरोध की कहानी शुरू हुई जो अगली कई पीढ़ियों तक चलने वाली थी। अब कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। बाबर और सांगा दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे, और उनकी विरासत अब उनके बेटों हुमायूं और विक्रमादित्य के कंधों पर थी। ये इतिहास का एक ऐसा दिलचस्प मोड़ था जहां किस्मत ने सदियों की दुश्मनी को एक पक्की दोस्ती में बदलने का एक अनोखा मौका दिया। एक ऐसा मौका जब एक मुश्किल घड़ी में दो पुराने दुश्मन मिलकर एक ताकतवर गठबंधन बना सकते थे, जो शायद हिंदुस्तान के भविष्य को ही बदल देता। ये कहानी एक रानी की भेजी हुई एक पवित्र राखी की है, जिसने एक मुगल बादशाह को एक बहुत बड़ी धर्म संकट में डाल दिया था। ये उस एक लम्हे की दास्तां है जहां एक सही फैसला दो खानदानों को हमेशा के लिए जोड़ सकता था, लेकिन बस एक पल की हिचकिचाहट और सियासी दांवपेश ने दुश्मनी की आग में और घी डाल दिया, और उसके नतीजे बहुत भयानक हुए। आइए उस घड़ी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। महाराणा सांगा के गुजर जाने के बाद मेवाड़ का वो गौरवशाली राज्य अंदरूनी झगड़ों और कमजोरी के एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनके बेटे महाराणा विक्रमादित्य एक अच्छे शासक साबित नहीं हो रहे थे, जिससे राज्य की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए गुजरात के ताकतवर सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 में मेवाड़ पर एक बड़ा हमला कर दिया। चित्तौड़ का वो किला जिसे कोई जीत नहीं सकता था, एक बार फिर एक भयानक घेराबंदी का सामना कर रहा था। उस वक्त राजकाज संभाल रही राजमाता रानी कर्मावती को जल्दी ही यह समझ आ गया कि वो अकेले इस ताकतवर दुश्मन का सामना नहीं कर सकती। मेवाड़ के सरदार भी आपस में बटे हुए थे। ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला और बिल्कुल अलग फैसला किया। उन्होंने मदद के लिए उस इंसान की तरफ देखा जो असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए था, उनके पति के दुश्मन बाबर का बेटा मुगल बादशाह हुमायूं। हालात की गंभीरता को देखते हुए रानी कर्मावती ने एक ऐसा दांव चला जो सीधा हुमायूं के ज़मीर, उसकी इंसानियत को चुनौती देने वाला था। रानी कर्मावती ने हुमायूं को कोई मामूली खत या मदद की अर्जी नहीं भेजी, उन्होंने उसे एक राखी भेजी। अब देखिए, भारतीय संस्कृति में राखी सिर्फ रेशम का एक धागा नहीं है,
ये एक बहुत गहरा, जज्बाती और पवित्र रिश्ता है। जब कोई औरत किसी मर्द की कलाई पर राखी बांधती है तो वो उसे अपना भाई मानकर उससे अपनी इज्जत और अपनी सुरक्षा का वचन मांगती है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे अक्सर खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत और पवित्र माना जाता है। रानी कर्मावती का ये कदम उनकी जबरदस्त समझदारी को दिखाता है। उन्होंने हुमायूं से एक बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि एक भाई के तौर पर मदद मांगी। उन्होंने सियासत और मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर एक इंसानी रिश्ते की पेशकश की। उन्होंने हुमायूं को उसके धर्म की याद दिलाई। एक भाई का अपनी बहन की रक्षा करने का सबसे बड़ा फर्ज, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अब फैसला हुमायूं को करना था और उसके फैसले पर सिर्फ एक राज्य का भविष्य नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच भरोसे की उम्मीद भी टिकी हुई थी। ये सवाल उस वक्त दिल्ली से लेकर चित्तौड़ तक हर जुबान पर था और इसने हुमायूं को एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। एक तरफ एक राजपूत रानी ने उसे भाई मानकर मदद की गुहार लगाई थी और इस पवित्र रिश्ते का मान रखना उसकी अपनी इज्जत का सवाल था। राखी को स्वीकार करने का मतलब था उसकी रक्षा का वचन देना। दूसरी तरफ सियासत और मजहब की कठोर सच्चाई थी। उसके मुस्लिम सलाहकार उसे सलाह दे रहे थे कि एक मुस्लिम शासक बहादुर शाह के खिलाफ काफिरों की मदद करना ठीक नहीं होगा। और फिर बहादुर शाह गुजरात का एक ताकतवर सुल्तान था, उससे सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेने के अपने खतरे थे। हुमायूं के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल था, क्या वो सियासी दावपेच और फौजी खतरों को देखेगा या फिर एक औरत की भेजी हुई उस पवित्र राखी के जज्बाती और सांस्कृतिक वजन का सम्मान करेगा। उसका फैसला मेवाड़ का भविष्य और मुगल राजपूत रिश्तों की कहानी हमेशा के लिए तय करने वाला था। और आखिर में हुमायूं की सियासी चालें उसकी नैतिक जिम्मेदारी पर भारी पड़ गईं। वो फौरन मदद करने में हिचकिचाया। कहानियों के मुताबिक वो अपनी सेना लेकर मालवा तक तो आया, लेकिन उसने बहादुर शाह पर सीधा हमला करने के बजाय इंतजार करने का फैसला किया। शायद वो सोच रहा था कि उसके दोनों दुश्मन आपस में लड़कर कमजोर हो जाएंगे, जिसका फायदा उसे मिलेगा। लेकिन उसकी ये देरी मेवाड़ के लिए जानलेवा साबित हुई। जब तक उसने आखिरकार बहादुर शाह के खिलाफ कुछ करने का फैसला किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चित्तौड़ हार चुका था और रानी कर्मावती जौहर की आग में समा चुकी थीं। हाँ, हुमायूं ने बाद में बहादुर शाह को हराकर चित्तौड़ वापस विक्रमादित्य को सौंप दिया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। एक सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से चला गया। अगर हुमायूं ने वक्त पर राखी का मान रखा होता तो शायद मेवाड़ और मुगलों के बीच एक ऐसी पक्की दोस्ती की नींव पड़ती जो हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल सकती थी। लेकिन उसकी हिचकिचाहट ने इस उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हुमायूं की देरी का नतीजा बहुत भयानक और दिल दहला देने वाला था। जब चित्तौड़ के रक्षकों को ये यकीन हो गया कि अब बाहर से कोई मदद नहीं आएगी और हार तय है, तो उन्होंने राजपूतों की सबसे दुखद और वीर परंपरा को निभाने का आखिरी फैसला किया। मर्दों ने रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना पहना, जो बलिदान का प्रतीक है, और किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन की सेना पर अपनी आखिरी आत्मघाती लड़ाई के लिए टूट पड़े। इस आखिरी जंग को साका कहते हैं। और उसी वक्त किले के अंदर रानी कर्मावती की अगुवाई में हजारों राजपूत औरतों ने दुश्मन के हाथों में पड़कर बेइज्जत होने के बजाय अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चिता में कूदकर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले आत्म बलिदान को जौहर कहते हैं। 1535 में चित्तौड़ ने अपने इतिहास का दूसरा साका और जौहर देखा, जो हुमायूं की नाकामी और सियासी हिचकिचाहट की एक दर्दनाक और कभी न मिटने वाली याद बन गया। ये मेवाड़ के जख्मों पर एक और गहरा घाव था। अब हम मुगल दौर के सबसे शानदार और ताकतवर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ज़माने में दाखिल होते हैं। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक दूर की सोचने वाला शासक था, एक साम्राज्य निर्माता। उसकी नीति बिल्कुल साफ थी, पूरे हिंदुस्तान को एक मजबूत मुगल हुकूमत के नीचे लाना। इसके लिए उसने दोस्ती, शादी ब्याह और जहां जरूरी हुआ वहां ताकत का इस्तेमाल किया। उसने एक एक करके ज्यादातर राजपूत राज्यों को अपने साथ मिला लिया था और उन्हें अपने साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बनाया। लेकिन एक राज्य था जो उसकी बादशाहत को मानने से लगातार इनकार कर रहा था, मेवाड़। मेवाड़ की आज़ादी अकबर के एक भारत के सपने के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा थी, एक खुली चुनौती। इसलिए अकबर ने इस आखिरी और सबसे जिद्दी रुकावट को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया, और इसी वजह से हुई इतिहास की सबसे मशहूर और सबसे क्रूर घेराबंदियों में से एक, चित्तौड़ की घेराबंदी। साल था 1567। अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ खुद चित्तौड़ पर हमला किया। हमले की वजह सियासी थी। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के दुश्मनों जैसे मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़ को अपने राज्य में पनाह दी थी। ये अकबर के लिए एक सीधी बेइज्जती और उसकी हुकूमत को एक खुली चुनौती थी।
जब मुगल सेना चित्तौड़ पहुंची तो मेवाड़ के सरदारों ने एक बहुत ही सूझबूझ वाला फैसला किया। उन्होंने महाराणा उदय सिंह को सलाह दी कि वो लड़ाई को जारी रखने के लिए किले से निकलकर सुरक्षित पहाड़ियों में चले जाएं। उदय सिंह मान गए और किले की रक्षा का भारी जिम्मा अपने दो सबसे बहादुर सेनापतियों जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंप दिया। अकबर ने किले को घेर तो लिया, लेकिन चित्तौड़ की दीवारें तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। तब अकबर ने एक नई तरकीब निकाली। उसने साबत बनाने का हुक्म दिया। ये दरअसल ढकी हुई चौड़ी खाइयां थीं, जिनके अंदर से उसके सैनिक तोप और बंदूकों की मार से बचते हुए किले की दीवारों तक पहुंच सकते थे और सुरंगें खोद सकते थे। महीनों की इस जबरदस्त घेराबंदी और सुरंगों में किए गए धमाकों के बाद आखिरकार मुगल सेना किले की दीवारों को तोड़ने में कामयाब हो गई। 25 फरवरी 1568 महीनों की जबरदस्त कोशिश के बाद जब मुगल सेना किले के अंदर दाखिल हुई तो जो हुआ वो अकबर के शानदार और उदार माने जाने वाले शासन पर एक कभी न मिटने वाला काला धब्बा बन गया। राजपूतों के कड़े और लंबे प्रतिरोध से नाराज होकर और शायद भविष्य के विद्रोहों को रोकने के लिए एक डरावनी मिसाल कायम करने के लिए अकबर ने किले के अंदर मौजूद आम लोगों का कत्लेआम करने का हुक्म दे दिया। उस एक दिन में लगभग 30,000 निहत्थे लोगों को, जिनमें किसान, कारीगर और उनके परिवार शामिल थे, जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए में आए थे, बेरहमी से मार दिया गया। ये एक ऐसी क्रूरता थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और कई इतिहासकार इसे अकबर के जीवन की सबसे बड़ी सियासी और नैतिक गलतियों में से एक मानते हैं। ये संख्या उस तबाही की, उस दर्द की गवाही देती है जो इस घेराबंदी के बाद हुई। ये मेवाड़ के लोगों के लिए एक ऐसा गहरा जख्म था जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए मुगलों के खिलाफ नफरत की आग को और भड़का दिया। इसी क्रूर कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ भी है। जहां एक तरफ अकबर ने हजारों बेगुनाहों के कत्लेआम का हुक्म दिया, वहीं दूसरी तरफ वो अपने सबसे बड़े दुश्मनों की बहादुरी का सम्मान करने से खुद को रोक नहीं पाया। घेराबंदी के आखिरी पलों में जयमल राठौर और फत्ता सिसोदिया ने जो बहादुरी दिखाई, उससे अकबर खुद बहुत मुतासिर हुआ। कहा जाता है कि जब जयमल अकबर की संग्राम नाम की बंदूक की गोली से घायल हो गए और चल नहीं पा रहे थे, तो उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर जंग लड़ी, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई 4 हाथों वाला देवता लड़ रहा हो। इसी बेमिसाल बहादुरी के सम्मान में अकबर ने बाद में जयमल और फत्ता की हाथी पर बैठी हुई पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाईं और उन्हें अपने शाही किले आगरा के मुख्य दरवाजे पर लगवाया। ये एक जीतने वाले बादशाह की तरफ से अपने सबसे बहादुर और जिद्दी दुश्मनों को दी गई एक अनोखी श्रद्धांजलि थी। चित्तौड़ के पतन और फिर महाराणा उदय सिंह की मौत के बाद मेवाड़ के प्रतिरोध का चेहरा बना एक ऐसा इंसान जिसका नाम आज भी हिंदुस्तान में बहादुरी, जिद और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है, महाराणा प्रताप। अब ये लड़ाई सिर्फ 2 राज्यों की नहीं रही, बल्कि 2 जबरदस्त शख्सियतों की कहानी बन गई। एक तरफ था दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर शहंशाह अकबर, जिसके पास बेहिसाब दौलत और फौज थी और जिसका सपना पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना था। और दूसरी तरफ था एक ऐसा राजा जिसके पास ना अपनी राजधानी थी, ना शाही खजाना, बस थी अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ने की एक अटूट जिद। उन्हें पहाड़ी शेर भी कहा जाता था। ये अध्याय मेवाड़ मुगल संघर्ष का सबसे मशहूर, सबसे प्रेरणा देने वाला और सबसे दर्द भरा हिस्सा है। ये कहानी है दशकों तक चले एक अथक संघर्ष की, चालाक गरिल्ला युद्ध की और एक इंसान के कभी न टूटने वाले हौसले की। अकबर एक बहुत ही चालाक और दूर की सोचने वाला शासक था। वो जानता था कि जंग हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए, खासकर एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसका हौसला इतना बुलंद हो। इसलिए 1572 में महाराणा प्रताप की गद्दी पर बैठने के बाद अकबर ने ताकत आजमाने से पहले उन्हें बातचीत के जरिए मनाने की पूरी कोशिश की। उसने 1 साल के अंदर 4 अलग अलग दूत भेजे। सबसे पहले जलाल खान कोर्ची को भेजा गया, फिर आमेर के राजकुमार मानसिंह को भेजा, जो खुद एक राजपूत थे, ये सोचकर कि वो शायद प्रताप को समझा लेंगे। जब वो भी नाकाम रहे तो मानसिंह के पिता राजा भगवानदास को भेजा गया और आखिर में अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री राजा टोडरमल को भेजा, जिन्होंने शायद प्रताप को फायदे नुकसान समझाने की कोशिश की। लेकिन हर बार दूत चाहे कोई भी हो और पेशकश कितनी भी अच्छी क्यों न हो, महाराणा प्रताप का जवाब एक ही था, ना। वो किसी भी कीमत पर मेवाड़ की आज़ादी का सौदा करने को तैयार नहीं थे। इन नाकाम कोशिशों ने यह साफ कर दिया कि अब टकराव को कोई नहीं टाल सकता। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो अकबर ने अपनी विशाल सेना भेजी, जिसकी कमान आमेर के राजकुमार मानसिंह के हाथ में थी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की संकरी घाटी में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। ये एक बहुत ही भयानक और खूनी जंग थी। प्रताप की सेना मुगल सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने ऐसी बहादुरी से लड़ाई लड़ी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस जंग में प्रताप की सेना की एक और खास बात थी, उनके साथ सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि हकीम खान सूरी के नेतृत्व में अफगान सैनिक और राणा पूंजा के नेतृत्व में भील धनुर्धर भी थे। फौजी नजरिए से देखें तो इस जंग का कोई साफ नतीजा नहीं निकला।
मुगल सेना ना तो प्रताप को पकड़ सकी और ना ही उन्हें मार सकी, और प्रताप अपने घायल घोड़े चेटक की मदद से मैदान से सुरक्षित निकल गए। लेकिन असल नतीजे से कहीं ज्यादा हल्दी घाटी की लड़ाई एक नैतिक और प्रतीकात्मक जीत बन गई। ये एक छोटे से राज्य द्वारा एक विशाल साम्राज्य की ताकत के खिलाफ किए गए साहसी प्रतिरोध का प्रतीक बन गई, और इसी जंग ने महाराणा प्रताप को हमेशा के लिए अमर बना दिया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप को यह समझ आ गया कि वो खुले मैदान में मुगलों की बड़ी सेना और तोपों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों और घाटियों को अपना घर बना लिया और वहीं से मुगलों के खिलाफ एक चालाक गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। वो मुगल चौकियों पर अचानक हमला करते, उनके खाने पीने और हथियारों के रास्ते काट देते और फिर तेजी से पहाड़ियों में गायब हो जाते। इससे मुगल सेना लगातार परेशान और हताश रहती थी। ये संघर्ष सालों तक चला। फिर 1582 में एक निर्णायक मोड़ आया। दिवेर की लड़ाई में महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह ने एक बड़ी मुगल चौकी पर हमला किया और एक शानदार जीत हासिल की। इस लड़ाई में अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान को एक ही वार में मार गिराया था। ये जीत इतनी बड़ी थी कि ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर की जीत ने जंग का रुख पूरी तरह से मेवाड़ के पक्ष में मोड़ दिया। ये मुगलों पर मेवाड़ की पहली बड़ी जीत थी और यहीं से मेवाड़ के खोए हुए इलाकों को वापस जीतने की शुरुआत हुई। 1597 में महाराणा प्रताप की मौत के बाद उनके बहादुर बेटे अमर सिंह ने गद्दी संभाली और अपने पिता के संघर्ष को पूरी ईमानदारी से जारी रखा। लेकिन दशकों की लगातार लड़ाई ने मेवाड़ को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। खेत बंजर थे, गांव वीरान हो चुके थे और 3 पीढ़ियों से जंग देख रही जनता अब शांति चाहती थी। दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य में अकबर के बाद जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर भी मेवाड़ को झुकाना चाहता था, लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि इस कभी न खत्म होने वाली जंग से कोई फायदा नहीं हो रहा था और ये शाही खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। ऐसे में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी वजहों से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां एक सम्मानजनक समझौता ही आखिरी रास्ता बचा था। यह अध्याय उस मुश्किल और जज्बाती शांति संधि की कहानी है जो लगभग 90 साल के खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार मुमकिन हो पाई। जहांगीर ने मेवाड़ पर आखिरी दबाव बनाने के लिए अपने बेटे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। खुर्रम ने मेवाड़ में भारी तबाही मचाई, खड़ी फसलों को जला दिया और सारे रास्ते बंद कर दिए। आखिरकार मेवाड़ के सरदारों और युवराज कर्ण सिंह के भारी दबाव में महाराणा अमर सिंह बहुत भारी मन से संधि के लिए तैयार हो गए। 5 फरवरी 1615 एक ऐतिहासिक संधि हुई। लेकिन ये कोई मामूली हार नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही सम्मानजनक समझौता था जिसमें मेवाड़ की इज्जत का पूरा ख्याल रखा गया। इसकी शर्तें बहुत खास थीं। पहली, मेवाड़ के महाराणा को खुद मुगल दरबार में हाजिर होने से हमेशा के लिए छूट दी गई, उनकी जगह युवराज जाएंगे। दूसरी, मेवाड़ को मुगलों से शादी ब्याह करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये एक ऐसा सम्मान था जो किसी दूसरे राजपूत राज्य को नहीं मिला था। तीसरी, चित्तौड़ का किला जो मेवाड़ की आत्मा था उन्हें वापस कर दिया गया, बस शर्त यह थी कि वो इसकी मरम्मत नहीं करेंगे। बदले में मेवाड़ ने मुगलों की बादशाहत को मान लिया और फौजी मदद देना स्वीकार किया। भले ही ये संधि मेवाड़ के लिए राजनीतिक रूप से एक समझदारी भरा कदम थी, लेकिन महाराणा अमर सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत हार और एक असहनीय बोझ थी। उन्होंने अपने महान पिता महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी के लिए लड़ते हुए गुजार दी थी। उनके लिए मुगलों की किसी भी तरह की अधीनता स्वीकार करना, चाहे वो कितनी भी सम्मानजनक क्यों ना हो, अपने पिता के संघर्ष और उनकी कसम के साथ एक तरह का धोखा था। वो इस संधि के सदमे से इतने टूट गए कि उन्होंने तुरंत राजपाट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने बेटे कर्ण सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और अपनी बाकी जिंदगी राजसमंद झील के पास नौचौकी नाम की जगह पर गहरे दुख और अकेलेपन में बिताई। उनका ये कदम उस गहरी पीड़ा और उस भारी कीमत को दिखाता है जो मेवाड़ के शासकों ने अपनी आज़ादी और आखिरकार अपने लोगों की शांति के लिए चुकाई। 1615 की संधि के बाद लगभग आधी सदी तक मेवाड़ और मुगलों के बीच शांति बनी रही। जहांगीर और शाहजहां के दौर में मेवाड़ ने धीरे धीरे अपने जख्म भरे, लेकिन ये शांति तब टूटने लगी जब 1658 में औरंगजेब मुगल तख्त पर बैठा। औरंगजेब की कट्टर नीतियां, जैसे मंदिरों को तोड़ने का हुक्म देना और जजिया कर को फिर से लगाना, और उसका आक्रामक रवैया राजपूतों के साथ बने भरोसे के रिश्तों को तोड़ने लगा। इस दौर में मेवाड़ की कमान एक बहुत ही काबिल और दूर की सोचने वाले शासक महाराणा राज सिंह के हाथों में थी। वो भी अपने पुरखों की तरह ही स्वाभिमानी और हिम्मत वाले थे।
उन्होंने औरंगजेब की नीतियों को सिर्फ मेवाड़ की आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए भी एक सीधा खतरा माना। और जल्द ही शांति का वो लंबा दौर खत्म हो गया और मेवाड़ में प्रतिरोध की आग एक बार फिर से भड़क उठी। और यही इस 2 सदी लंबी कहानी का आखिरी बड़ा और निर्णायक संघर्ष साबित हुआ। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर सीधी और खुली चुनौती दी। जब औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से जबरदस्ती शादी करना चाहता था, तो राज सिंह ने चारुमती के कहने पर खुद उससे शादी करके बादशाह को सीधी चुनौती दी। जब औरंगजेब ने 1679 में गैर मुसलमानों पर नफरत भरा जजिया कर फिर से लगाया, तो राज सिंह ने न सिर्फ एक सख्त खत लिखकर इसका विरोध किया, बल्कि मेवाड़ में इसे लागू करने से भी मना कर दिया। उन्होंने मारवाड़ के छोटे राजकुमार अजीत सिंह और उनके रक्षक वीर दुर्गादास राठौड़ को पनाह देकर एक मजबूत राठौर सिसोदिया गठबंधन बनाया, जो औरंगजेब के लिए सालों तक एक बड़ा सिरदर्द बना रहा। और तो और, जब औरंगजेब के हुक्म पर वृंदावन से श्रीनाथ जी की पवित्र मूर्ति को बचाने की जरूरत पड़ी, तो राज सिंह ने उसे मेवाड़ में सम्मान के साथ स्थापित करवाया, जो आज नाथ द्वारा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये सारे काम सीधे सीधे औरंगजेब की सत्ता को एक खुली चुनौती थे। महाराणा राज सिंह के इसी प्रतिरोध के दौर से बलिदान और फर्ज की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी निकल कर आती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। जब राज सिंह राजकुमारी चारुमती से शादी करने किशनगढ़ जा रहे थे, तो उन्होंने मुगल सेना को रास्ते में रोकने की जिम्मेदारी सलूम्बर के सरदार रावत रतन सिंह चुंडावत को दी। रतन सिंह के कुछ ही दिन पहले हाड़ी रानी सहल कंवर से शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें लड़ाई पर जाने का हुक्म मिला, तो उनका मन अपनी नई दुल्हन को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। जब वो जंग के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने अपने एक सैनिक को अपनी पत्नी के पास वापस भेजा और कहा कि वो उन्हें याद रखने के लिए कोई निशानी यानी सेनानी भेज दें, ताकि वो उसे देखकर अपने फर्ज पर ध्यान लगा सके। जब हाड़ी रानी ने अपने पति का यह संदेश सुना, तो उन्हें एक पल में एहसास हो गया कि उनका प्यार, उनकी याद उनके पति को उनके सबसे बड़े फर्ज मेवाड़ की रक्षा करने के रास्ते से भटका रही है। वो समझ गईं कि जब तक वो जिंदा हैं, उनके पति का ध्यान पूरी तरह लड़ाई पर नहीं लग पाएगा, और मेवाड़ के लिए अपने फर्ज को अपनी जिंदगी और अपने प्यार से भी ऊपर मानते हुए उस वीर रानी ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, एक ही झटके में अपना सिर काट दिया और उसे एक थाली में रखकर अपने पति के लिए आखिरी निशानी के तौर पर भेज दिया। जब रावत रतन सिंह ने अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर देखा, तो वो सन्न रह गए। दुनिया का हर मोह, हर भटकाव एक पल में खत्म हो गया, और वो ऐसी बहादुरी और गुस्से से लड़े कि उन्होंने मुगल सेना को सफलतापूर्वक रोक दिया। ये कहानी त्याग और कर्तव्य की उस इंतहा को दिखाती है जो इस संघर्ष में देखने को मिली। महाराणा राज सिंह के बाद उनके बेटे जय सिंह ने 1681 में औरंगजेब के साथ एक और संधि कर ली, जिससे मेवाड़ में लड़ाई कुछ वक्त के लिए रुक गई। लेकिन इस संघर्ष का असली और आखिरी मोड़ आया 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद। औरंगजेब की मौत के साथ ही वो ताकतवर मुगल साम्राज्य, जो 2 सदियों से अपराजय लग रहा था, तेजी से बिखरने लगा। इस बदलते हुए माहौल को भांपते हुए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1708 में उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ देबारी नाम की जगह पर एक समझौता किया। ये एक जबरदस्त त्रिराज्य राजपूत गठबंधन था, जिसका मकसद राजपूताना में अपने राज्यों की रक्षा करना और मुगल दखलंदाजी को हमेशा के लिए खत्म करना था। इस देबारी समझौते ने राजपूताना की सियासत का केंद्र दिल्ली से हटाकर वापस राजपूताना में ही स्थापित कर दिया, और यही था उस 2 सदी लंबे संघर्ष का असली अंत, जो मेवाड़ की हार के साथ नहीं बल्कि राजपूताना की फिर से स्थापित हुई संप्रभुता के साथ खत्म हुआ। तो जब हम इस 2 सदी लंबी और खून से लिखी गई कहानी पर नजर डालते हैं, तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल उठता है, हम इस महागाथा को कैसे देखें? क्या ये सिर्फ एक बहादुर राजे का अपनी आज़ादी के लिए लड़ा गया एक शानदार युद्ध था, या फिर ये 2 अलग अलग और कभी न मिलने वाली सोच का एक दुखद और शायद ज़रूरी टकराव था? एक जो सबको एक बड़े साम्राज्य में मिलाना चाहता था, और दूसरा जो अपनी पुरानी आज़ादी, अपनी संस्कृति को हर कीमत पर बचाना चाहता था। शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये कहानियों में दिखाती है कि इतिहास में अक्सर कोई साफ साफ हीरो या विलेन नहीं होता। ये जिद, स्वाभिमान, बलिदान, क्रूरता और अपने वजूद को बचाने की एक बहुत ही पेचीदा कहानी है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि विरासत का असली मतलब क्या है, और लोग अपनी पहचान और अपनी आज़ादी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।
इसका जवाब शायद तथ्यों में नहीं, बल्कि इतिहास को देखने के हमारे अपने नजरिए में छिपा है।